गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की आज की क्लास में आप सब बच्चों का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग यूनिट नंबर 4 की स्टडी कर रहे हैं। यूनिट नंबर 4 किस चीज़ पर डील कर रहा है? ग्रुप बिहेवियर और इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस पर। आज जो अपन बात करेंगे वो है लेक्चर नंबर 28, जिसके अंदर अपन टीम और ट्रांजेक्शनल एनालिसिस, ये दो टॉपिक को कवर करेंगे। तो वर्क टीम क्या होती है? एक ऐसी टीम ऑफ पीपल्स, ग्रुप का, कि जो कि साथ आते हैं, एक काम को करते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं और नॉर्मली कस्टमर्स के पर्पस के लिए या ऑब्जेक्टिव्स को अकम्प्लिश करने के लिए टीम में काम करती हैं। तो टीम जो होती हैं वो लॉन्ग पर्पस के लिए भी हो सकती है और शॉर्ट पर्पस के लिए भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए प्रोडक्शन टीम है या फिर प्लानिंग टीम है, ऑपरेशन टीम है, ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग के पर्पस से एक साथ मिलके काम करते हैं। तो देखा जाए टीम जो होती हैं वो तीन तरीके से हो सकती है: फंक्शनल टीम, क्रॉस फंक्शनल टीम और सेल्फ मैनेजिंग टीम। सबसे पहले बात समझते हैं कि फंक्शनल टीम कौन सी होती है। फंक्शनल टीम या डिपार्टमेंटल टीम वो ग्रुप ऑफ पीपल्स हैं जो साथ रहते हैं, हर दिन मिलते हैं, एक डिपार्टमेंट के हो सकते हैं और कस्टमर्स की नीड के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस के लिए या कोई इम्प्रूवमेंट के लिए या इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए ये टीम आपस में काम करती है। क्रॉस फंक्शनल टीम कौन सी होती है? ये वो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो कि एक दूसरे के काम को देखते हैं और डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट से होते हैं और इनका जो बेसिकली काम होता है वो इश्यूज़ को सॉल्व करना, प्रोडक्ट कस्टमर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना या एक स्मूथ फंक्शनिंग के काम करने के लिए ये क्रिएट की जाती है। ऐसे ही आता है सेल्फ मैनेज टीम। ये वो ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं जो कि अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को खुद समझते हैं और काम को करने के लिए अपना ग्रुप ऑफ पीपल्स को खुद ही क्रिएट करते हैं और वर्क को स्मूथ तरीके से करने की कोशिश करते हैं। यदि हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, एक इफ़ेक्टिव टीम कौन सी हो सकती है? तो सबसे पहले इफेक्टिव टीम के लिए कौन सा कंसेप्ट आता है कि उसके पास एक पर्पस होना चाहिए। पर्पस क्या? क्लियर पर्पस। तो जहाँ पे लोग आपस में फ्री डिस्कशन कर सकें, हर मेंबर को ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पता हो और हर मेंबर अपने उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए कमिटमेंट के साथ कमिटेड हो और हर एक पर्सन उस ऑब्जेक्टिव को जानता हो। दूसरा, अगर देखा जाए कि इफेक्टिव टीम होने से क्या फ़ायदा मिल रहे हैं, तो ये जो ग्रुप होता है ये सेल्फ कॉन्शियस होता है। तो इसके अंदर क्या है कि यहाँ जो डिस्कशंस होते हैं और ये जो ग्रुप फॉर्म होता है ये किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्रिएट किया जाता है। तो इस ग्रुप के पास क्या क्लियर व्यू है, क्लियर ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये हर बात को म्यूचुअली अंडरस्टैंड करते हैं, हर एक की एक्सपेक्टेशंस हैं, रूल्स को फुलफ़िल करना है और क्या कर सकते हैं कि जैसे हाउ वेल इट इज़ डूइंग और वाट मे बी इंटरफेयरिंग विद दिस ऑपरेशन। तो ये प्रॉब्लम्स के फाइंड आउट को करते हैं और उसका सॉल्यूशन भी ढूंढते हैं। ऐसे ही अगर इफ़ेक्टिव टीम है तो वो अपने जो परफॉर्मेंस गोल है उसको भी क्लियर करती है। जैसे मान लीजिए कि उनकी क्या गोल्स है, उनकी टीम को क्यों क्रिएट किया गया है और ये हर एक परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हैं। ये चाहते हैं कि इस टीम के अंदर अगर इफ़ेक्टिव टीम में काम करेंगे तो ये परफॉर्मेंस को भी अच्छा करने की कोशिश करते हैं। ये अपने खुद के माइलस्टोन्स क्रिएट करते हैं और अपनी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट भी करते रहते हैं। तो अगर दूसरी तरह से हम सोचें कि देयर आर नो ऑब्वियस टेंशन, अ वर्किंग एटमॉस्फेयर इन विच पीपल आर इन्वॉल्व एंड इंटरेस्टेड। तो यहाँ पे क्या है कि अगर हम इफ़ेक्टिव टीम की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है कि इनको टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका जो एनवायरनमेंट है, इनका जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत सही रहता है। सही का मतलब है लोग इंटरेस्टली और विलिंगली इस टीम में काम करना चाहते हैं और करते हैं। ऐसे ही यहाँ पे जो डिस्कशंस होते हैं, यहाँ हर डिस्कशंस हर पार्टिसिपेंट की मौजूदगी में होता है और उनको इन्वॉल्व और कनेक्ट करके किया जाता है। तो यहाँ जो इस ग्रुप में काम क्या होता है कि मान लीजिए अगर कोई डिस्कशन है जो ऑफ ट्रैक जा रहा होता है तो वो कोई और पर्सन उन सब लोगों को ट्रैक पे ले आता है। हर मेंबर दूसरे की बात को सुनने में यकीन रखते हैं अगर इफ़ेक्टिव टीम है तो, और हर आइडिया को सुना जाता है और हर आइडिया के अंदर क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं और क्या ड्रॉबैक्स हैं इसको भी इवेल्युएट किया जाता है। इफ़ेक्टिव टीम अगर है तो वहाँ पे क्या है कि पीपल्स आर फ्री। किस चीज़ के लिए फ्री है? अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोग अपने व्यूज़ को क्लियरली, लोग आपके व्यू को सुन सकते हैं, वो समझना चाहते हैं आपकी बात, एक दूसरे मेंबर को वो लोग वैल्यू देते हैं। ऐसे ही और यदि वो किसी बात को डिसएग्रीड है तो उस पर भी क्या है कि वो लोग एक नज़रिया रखते हैं, एक बात को सोचते हैं कि आप दूसरे मेंबर की बात को हम क्यों डिनाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो डिसएग्रीमेंट है, यहाँ जो डिसएग्री होते हैं वो लोग, वो क्या है कि ये ग्रुप का ही एक्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो डिसएग्रीमेंट है वो प्री मैच्योर से मैच्योरिटी स्टेज की तरफ जा रहा है।
कि शायद हमारा जो आइडिया था उसमें कुछ कमियां थी, इसलिए हम लोग डिसएग्री थे। तो जितना हम लोग आइडियाज़ के बारे में पढ़ेंगे, सोचेंगे, उसके बारे में इवेल्युएट करेंगे, हमारे आइडियाज़ थिंकिंग उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती चली जाती है। यहाँ पे जो मैक्सिमम डिसीजंस लिए जाते हैं वो एक जनरल होते हैं, यानी जहाँ कोई भी डिसीजन लेते हैं या सब लोगों की सहमति से लिया जाता है। अगर कोई पर्सन किसी बात पे डिसएग्री है, किसी आइडिया पे डिसएग्री है, तो वो उस बात को उस मेंबर, सभी लोग मेंबर मिलकर कोशिश करते हैं कि उस डिसएग्री को एग्री में बदला जा सके। ईच इंडिविजुअल कैरी हिज और ओन वेटेज। तो जब मीटिंग्स होती हैं तो हम मीटिंग के अंदर क्या होता है कि एक्सपेक्टेशन है। एक्सपेक्टेशन किस चीज़ की है कि जो ग्रुप का मेंबर है, हर मेंबर अपने आप को वैल्यू समझे, अपना पार्टिसिपेशन दे, हर मेंबर की रेस्पेक्ट है, हर मेंबर टाइम पे पहुंचता है, मीटिंग्स को कंडक्ट कराता है, सारे काम टाइम पे कंप्लीट होते हैं, और जो असाइनमेंट्स होते हैं, जो प्रोजेक्ट्स उनको दिए जा रहे हैं, तो कौन सा प्रोजेक्ट कब कंप्लीट करना है, कितने समय में करना है, ये सारी चीज़ें क्या है एक इफ़ेक्टिव टीम कंप्लीटली कर लेती है। इसके अलावा जब यहाँ पे कोई क्रिटिसिज्म होता है, किसी पॉइंट का क्रिटिसिज्म होता है, तो वो एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में हो रहा है। तो यहाँ पे जो क्रिटिसिज्म है वहाँ पे किसी एम्प्लॉय को एक्सप्लॉइट करना नहीं है। यहाँ तो क्रिटिसिज्म है वो बेस्ट ऑल्टरनेटिव को चूज़ करने के लिए होता है। ऐसे ही यहाँ जो लीडरशिप है वो भी शिफ्ट होती है फ्रॉम टाइम टू टाइम, क्योंकि यहाँ पे इश्यूज़ है जो कि कभी कभार ऐसे इशू हो जाते हैं जो कंट्रोल नहीं होते, बट फिर भी काम को करा जाता है। यहाँ पे एम्प्लॉयज़ जो हैं इन्वॉल्व होते हैं, दे वर्क एज ए टीम। यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को एम्पावर है, उनके पास अथॉरिटी है, वो अपने डिसीजन ले सकते हैं अपने काम को करने के लिए। ऐसे ही टीम बिल्डिंग यहाँ क्रिएट की जाती है। एम्प्लॉय क्योंकि पावर में है, उसको पावर दी जा रही है डिसीजन लेने की, तो उसको अपना इन्वॉल्वमेंट नज़र आता है, उसकी लॉयल्टी इंक्रीज़ हो जाती है। तो कई सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जो इफ़ेक्टिव टीम की वजह से हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ऐसे ही एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, हमें एम्प्लॉयज़ को एम्पावर क्यों करना चाहिए। यदि हम एम्प्लॉय एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो इसको समझते हैं ये एक स्ट्रैटेजी है। किसकी? ये फ़िलॉसफी है कि एम्प्लॉयज़ अपने डिसीजंस खुद ले सकें रिगार्डिंग देयर जॉब्स। तो एम्प्लॉय एम्पावरमेंट जो होती है वो एम्प्लॉयज़ को उनके काम को करने के लिए जो उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी है काम कंप्लीट करने के लिए, उसको वो कंप्लीट करने में जो पावर चाहिए, अथॉरिटी चाहिए, वो दी जा रही है अंडर द एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। तो एम्प्लॉय एम्पावरमेंट क्या है? एम्प्लॉयज़ को कस्टमर्स को सर्व करना, एक लेवल पे जाके उसकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देना और कस्टमर्स को सेटिस्फैक्शन देना। इसके लिए ज़रूरी है कि एम्प्लॉय को एम्पावर किया जा सके। ऐसे ही आता है एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट। एम्प्लॉयज़ को इन्वॉल्व किस में किया जा रहा है? डिसीजन मेकिंग में। तो एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट इज़ क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट, एक ऐसा एनवायरनमेंट को क्रिएट किया जा रहा है जहाँ पे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो डिसीजंस और एक्शन में अपने आप को इन्वॉल्व कर सके, पार्टिसिपेशन कर सके, ताकि उनकी जॉब या उनके वर्क को इफ़ेक्ट ना हो। तो ये कहे कि एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट इज़ नॉट द गोल नॉर इट इज़ अ टूल। तो ना तो ये ऑब्जेक्टिव है, ना ही ये कोई मेथोडोलॉजी है, ये एक प्रैक्टिस है। इस प्रैक्टिस में क्या होता है कि मैनेजमेंट एम्प्लॉयज़ को अपने यहाँ पे पार्टिसिपेशन के लिए मैं एनकरेज करता है, ताकि वो डिसीजंस में और पॉलिसी फ्रेमिंग में अपने आप को पार्टिसिपेशन दे सके। अगर हम टीम बिल्डिंग की बात करें तो अगर पीपल्स किसी वर्क प्लेस पे एक साथ मिलके काम करते हैं तो वहाँ पे टीम स्पिरिट डेवलप होती है। वो टीम स्पिरिट क्या है? उसके अंदर काम को करने का तरीका आता है। उसमें हो सकता है कुछ एक्सपीरियंस लोग हों जो अपने एक्सपीरियंस की वजह से गोल्स को डिसाइड कर सकते हो, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हो। फिर हम बात करते हैं ट्रांजैक्शनल एनालिसिस के। ट्रांजैक्शनल एनालिसिस क्या होता है? ये एक मॉडल है जिसके अंदर पर्सनैलिटी विच वी कैन मीनिंगफुल डिस्कशन ऑफ बिहेवियर, जहाँ हम जब एक दूसरे से मिलते हैं तो हम एक दूसरे के बिहेवियर को समझ पाते हैं। तो ट्रांजैक्शनल एनालिसिस रेफर्स टू अ मेथड ऑफ एनालाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इंटरपर्सनल बिहेवियर। हम एक दूसरे के इंटरपर्सनल बिहेवियर को समझते हैं, उस तरीके को कहा जाता है ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। कि जब पीपल इंटरेक्ट होते हैं तो चाहे वो सोशल इंटरेक्शन हो, चाहे वो पर्सनल इंटरेक्शन हो, पर जब हम एक दूसरे के साथ मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तो हम एक दूसरे के बिहेवियर को समझने की कोशिश कर सकते हैं। और इसी बिहेवियर को समझने की जो स्टडी है इसको कहा जाता है ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। तो ट्रांजैक्शनल एनालिसिस जो है वो ओरिजिनली डेवलप कहाँ हुआ था? ये डेवलप किया था एरिक बेर्ने ने, और ये एक साइकोथेरेपिस्ट थे और इन्होंने 1950 में इस ट्रांजैक्शनल एनालिसिस को डेवलप किया था।
ट्रांजिशनल एनालिसिस के अंदर अवेयरनेस, ईगो और स्क्रिप्ट और गेम, ये 4 चीज़ें आती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सेल्फ अवेयरनेस की। सेल्फ क्या है? सेल्फ इज़ द कोर ऑफ पर्सनैलिटी पैटर्न। आप कौन है, खुद का सेल्फ क्या है? ये आपकी ये आपकी खुद की एक पर्सनैलिटी है जो कि इंटरेक्शन को प्रोवाइड कराती है। आपका कंसेप्ट क्या है? कॉग्निटिव। आप कुछ चीज़ जानते हैं, तो यानी कि आप अपने आप को जानते हैं, आप अपनी इमेज को जानते हैं, और ये जो आपका सेल्फ है ये कॉन्शियस और अनकॉन्शियस दोनों स्थिति में है। तो इसको समझने के लिए, सेल्फ को जब भी आपको समझना हो तो उसके लिए जोहारी विंडो काम आती है, जो कि इन्होंने की थी, और किसने की थी? जोसेफ लफ्ट और हैरी इंगम ने। और इनका जो मोस्ट यूजफुल मोटर है वो ये डिस्क्राइब करता है कि ह्यूमन कैसे इंटरेक्ट करते हैं। तो ये जो विंडो है, दिस विंडो डिवाइड पर्सनल अवेयरनेस इनटू 4 टाइप। तो हम कुछ चीज़ें खुद पर्सनल लेवल पर जानते हैं, तो इन्होंने एक विंडो बनाई। इस विंडो को उन्होंने कहा जोहारी विंडो, और इसके अंदर 4 चीज़ें हैं: ओपन, हिडन, ब्लाइंड एंड अननोन। तो ये हर विंडो, हर एक मॉडल एक दूसरे की पर्सनैलिटी को शो करता है। तो इस मॉडल में क्या है? इस मॉडल में हमने 4 क्वाड्रेंट्स ले रखे हैं, जो कि टोटल पर्सन इन रिलेशन टू अदर्स। तो आपकी अवेयरनेस और आपके बिहेवियर की अवेयरनेस, इन 2 चीज़ों को शो करता है। सबसे पहला आता है ओपन सेल्फ। ओपन सेल्फ क्या है? ओपन सेल्फ क्वाड्रेंट्स रेफर टू स्टेट व्हाट एन इंडिविजुअल सच एज बिहेवियर, फीलिंग एंड मोटिव्स दैट ही नोज, कि वो कैसा बिहेव करता है, वो कैसा सोचता है, वो किस चीज़ से मोटिवेट होता है, जो उसको पता है और दूसरों के साथ वो शेयर करना चाहता है। तो वो ओपन है। ओपन का मतलब क्या है? मैं अपने बारे में जानता हूँ, मैं क्या सोचता हूँ, मैं किन चीज़ों से मोटिवेट होता हूँ, किन चीज़ों से मैं एनकरेज होता हूँ, मेरे किस चीज़ में इमोशनल हो जाता हूँ, ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे पता है, मैं फुल्ली अवेयर हूँ। पर ये इन्फॉर्मेशन मैं औरों के साथ भी क्या करना चाहता हूँ? शेयर करना चाहता हूँ। तो ऐसे ही बिहेवियर को कहा जा रहा है ओपन सेल्फ बिहेवियर। देन द ब्लाइंड। ब्लाइंड सेल्फ क्या कहता है? ब्लाइंड ये कहता है कि इंडिविजुअल नोन टू अदर्स, मेरे अंदर की बातें, मेरी इमोशंस कौन जानता है? दूसरे जानते हैं, बट मैं नहीं जानता। मैं किन बातों से दुखी होता हूँ, मैं किन चीज़ों से खुश होता हूँ, मैं कब उदास होऊंगा, मैं कब खुश होऊंगा, ये मेरे बारे में लोग जानते हैं, पर मैं अपने बारे में अवेयर नहीं हूँ। तो इसको कहा जाता है ब्लाइंड सेल्फ। ऐसे ही आता है हिडन सेल्फ। हिडन सेल्फ क्या कहता है? कि मेरे बारे में मैं जानता हूँ, बट और लोग नहीं जानते कि आज मैं क्यों दुखी हूँ, मैं कैसा बिहेव क्यों कर रहा हूँ, मेरी फीलिंग्स क्या है, मेरी इमोशंस क्या है, मेरा मोटिवेशनल फैक्टर क्या है, ये मुझे तो पता है, बट और लोग नहीं जानते। तो इसको कहा जा रहा है हिडन, क्योंकि मैं लोगों से छुपाना चाह रहा हूँ। और एक आता है अननोन। अपने बारे में ना तो मैं खुद जानता हूँ, ना लोग मेरे बारे में जानते। तो इस चीज़ को कहा जा रहा है अननोन सेल्फ। फिर आता है आपका ईगो स्टेट। ईगो स्टेट क्या कहती है? कि ईगो स्टेट क्या है? कि अनदर एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ, मेरे खुद के बारे में, मेरी ईगो एज ए पर्सन। ऐसे ही एज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शनल एनालिसिस, जब मैं दूसरे बंदों से इंटरेक्ट करूँगा तो यहाँ पे मेरी ईगो बड़ा रोल प्ले करती है। पीपल इंटरेक्ट विथ ईच अदर इन टर्म्स ऑफ 3 साइकोलॉजिकल स्टेट्स। तो मैं यहाँ पे 3 ईगो स्टेट को हम लेके चल रहे हैं, पेरेंट, चाइल्ड और एडल्ट। तो ये जो थिंकिंग है, मेरी जो फीलिंग है, मेरा जो बिहेविंग है, वो एनी टाइम वो मेरी ईगो स्टेट के अंदर आता है। ये जो ईगो स्टेट होती है ये हमारे बिहेवियर और हमारे एज के हिसाब से रिफ्लेक्ट होती है। और हमने यहाँ पे जो तीनों कंडीशंस को ली हैं, पेरेंट, चाइल्ड और ओल्ड, पेरेंट, चाइल्ड और एडल्ट, ये एज के हिसाब से ली है। अ पर्सन ऑफ एनी एज, किसी भी एज में कोई पर्सन होता है तो वो ईगो स्टेट उसकी वेरी करती है। हेल्दी पर्सन इज़ एबल टू मूव फ्रॉम वन ईगो स्टेट टू अनदर। अगर एक पर्सन हेल्दी है तो वो वन स्टेट टू दूसरी स्टेट में जा सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं पेरेंट ईगो की। पेरेंट ईगो क्या कहती है? पेरेंट ईगो इनकॉर्पोरेट द एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ ऑल द इमोशनली सिग्निफिकेंट पीपल्स हु सर्व एज ए पेरेंट फिगर। तो पेरेंट के अंदर क्या है कि सामने वाला पर्सन जब हम दो मिल रहे हैं तो मैं तो उनसे कोई चीज़ चाह रहा हूँ, पर वो मुझे एज ए पेरेंट डील कर रहे हैं और मुझे मेरे बिहेवियर को क्या कर रहे हैं? एज ए चाइल्ड को शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? अगर कोई सामने वाला पर्सन मुझे मेरी फीलिंग्स को एज ए चाइल्ड ट्रीट कर रहा है, प्रोटेक्टिव तरीके से डील कर रहा है, मुझे सिखाने की कोशिश कर रहा है, तो यानी कि वो मुझे नर्चरिंग कर रहा है, मुझे
पोषण दे रहा है, मुझे पालने की कोशिश कर रहा है। तो अंडर दिस पेरेंट को क्या होता है, मान लीजिए मैं किसी को कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं उसको बता रहा हूँ कि सही क्या है गलत क्या है, मैं उसको बता रहा हूँ कि आप और अच्छा कैसे कर सकते हैं, तो ये मेरी पेरेंट ईगो कही जाएगी। ऐसे ही एडल्ट ईगो भी आती है। एडल्ट ईगो क्या कहती है, ये रीजनिंग पर बेस्ड होती है और इन्फॉर्मेशन चाहती है। तो पर्सन इंटरेक्ट विद एडल्ट ईगो व्यू पीपल एज ए इक्वल वर्दी एंड रेस्पॉन्सिबल ह्यूमन बींग्स। तो जो लोग एडल्ट ईगो में होते हैं वो हमेशा मैच्योरपन शो करते हैं, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी शो करते हैं, वो दूसरों से इक्वल रहते हैं, वो ये समझाते हैं कि आपको सही करना, आपको का नर्चरिंग करना या आपको सही डायरेक्शन दिखाना ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बीइंग एज ए एडल्ट मैच्योर के नाते मैं आपको सिखाता हूँ, वही हमारा इंटरेक्शन हो जाता है। ऐसा ही आता है आपका चाइल्ड ईगो। चाइल्ड ईगो क्या कहती है, यहाँ पे हम चाइल्ड ईगो की बात कर रहे हैं, जहाँ पे क्रिएटिविटी है, जहाँ पे कंफर्मिटी है, जहाँ पे डिप्रेशन है, जहाँ पे एंगर है, एंजाइटी है, डिपेंडेंस है। मैं आप लोगों पे डिपेंड करना चाहता हूँ कि आप मुझे सिखाइए, आप मुझे बताइए मैं क्या करूँ। तो यहाँ पे जो मेरा बिहेवियर है वो क्या शो करेगा कि मैं आपसे सीखना चाहता हूँ एज ए चाइल्ड, और आप मुझे एज ए पेरेंट और एडल्ट सिखा सकते हैं। अब ये निर्भर आप पे करेगा कि आपका कौन सी ईगो है। अगर आप पेरेंट ईगो में होंगे तो आप मुझे सही और गलत के बीच में फ़र्क बताएंगे, और यदि आप एडल्ट ईगो में होंगे तो आप मुझे क्या बताएंगे कि दिस इज़ योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, कि हमें सही डायरेक्शन में काम कैसे करना है। ऐसे ही कुछ होती हैं लाइफ पोजीशंस। तो लाइफ पोजीशन क्या है कि हर एक का जो इंडिविजुअल बिहेवियर है वो क्या है, कुछ अजम्पशंस पर डिपेंड होता है, और हर एक की लाइफ के अजम्पशंस पर डिपेंड होता है। जब हम बहुत छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, बचपन में होते हैं, तो धीरे धीरे वो बचपन हम क्या है, हम बढ़ते चले जाते हैं, हम एक यंग एज में आते हैं। यंग एज से हमें धीरे धीरे एक्सपीरियंस होने शुरू होते हैं, तो हमारी खुद की साइकोलॉजी और फिलोसफी बननी शुरू होती है अकॉर्डिंग टू अवर एक्सपीरियंस, और हम खुद को अपनी एक आइडेंटिटी मानने लगते हैं। तो इसमें क्या है कि कुछ साइकोलॉजिकल पोजीशंस बताई गई हैं। तो पहली पोजीशन है आई एम ओके, यू आर ओके। तो ये क्या है कि ये एक लाइफ पोजीशन है। लाइफ पोजीशन क्यों कि इंडिविजुअल हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ ओके, कि मेरे पास बहुत चीज़ें मैंने सही करी हैं, मैंने बहुत चीज़ों से सीखा है, मेरे को बहुत एक्सपीरियंस है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि मैंने तो अपनी ज़िंदगी जी है, बहुत अच्छे जी है, और जो बाकी लोग कह रहे हैं वो भी अच्छा जी रहे हैं। तो मैं अपने आप को यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, एडल्ट ईगो में। क्यों एडल्ट ईगो क्या कह रही है, मैं रेस्पॉन्सिबल हूँ, मुझे बहुत कुछ आता है, मेरे पास एक्सपीरियंस है। तो अंडर दिस एक्सपीरियंस ईगो मुझे समझ में आता है कि मैं सही हूँ, आप भी सही रहिए। ऐसे ही आई एम ओके बट यू आर नॉट ओके, इस पोजीशन में क्या है, ये वो लोग होते हैं जो कि लोगों को थोड़ा सा परसिक्यूटेड करते हैं। दे ब्लेम अदर्स, कि कुछ भी गलत होता है तो वो दूसरे में कमी है, आपके अंदर कोई कमी नहीं है। आप तो लोगों से मिलना चाह रहे थे, आप तो पॉजिटिव थे, बट सामने वाले की गलती की वजह से आपका ईगो जो है चेंज हो गई। तो यहाँ पे क्या है कि जो लोग डिस्ट्रेस्ड हैं, उदास रहते हैं, उनका एक एटीट्यूड है कि वो जो कुछ भी करेंगे वो सही है। तो इसमें क्या है, ये डिस्ट्रस्टफुल पोजीशन है, मैं दूसरों पर विश्वास करता ही नहीं सकता। तो इनमें क्या है, इट यूजुअली रिजल्ट व्हेन अ पर्सन वाज टू मच इग्नोर्ड व्हेन ही वाज अ चाइल्ड। तो ये तभी होता है जब मैं अपनी चाइल्ड ईगो में, लोग मुझे ना तो मुझे समझाना चाहते हैं, ना मुझे सही डायरेक्शन देना चाह रहे थे। तो यहाँ पे क्या है, ये चाइल्डिश ईगो के लिए हम जब सोचते हैं, ऐसे ही पोजीशन आती है कि मैं भी सही नहीं हूँ, आप भी सही है, पर आप सही हैं। इस पोजीशन में क्या है कि वो पीपल जो पावरलेसनेस है और दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं। इंडिविजुअल्स हु फील अ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन देमसेल्फ, जो ये मानता है कि मेरे अंदर तो कमी है पर दूसरा मुझसे ज़्यादा अच्छा है ना, कि आपके आसपास के लोग बहुत कुछ कर चुके, बहुत कुछ अचीव कर चुके। ऐसे ही आता है आई एम नॉट ओके, यू आर नॉट ओके। तो ये क्या है, ये डिसेपरेट लाइफ पोजीशन है। इस पोजीशन अंदर क्या है कि आपको अपनी लाइफ से कुछ इंटरेस्ट ही नहीं है, आपको कुछ मतलब ही नहीं है क्या हो रहा है। तो इस केस में क्या है, ये जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो नेगलेक्ट करते हैं पेरेंटल ईगो को, और दे फील कि लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग एट ऑल, अब बेकार है जीना, कुछ नहीं रखा है यहाँ पे। तो इस पोजीशन के अंदर हम दूसरों की लाइफ को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं कि भाई ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं, मैंने इतना कुछ कर लिया पर मैं कुछ अचीव नहीं कर पाया, मैं कुछ पा नहीं पाया। तो ऐसे कंडीशन में हम दूसरों को भी डीमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे क्या है कि एडल्ट ट्रांजेक्शन दैट इज़ आई एम ओके, यू आर ओके, शोज़ द एक्सेप्टेंस ऑफ अदर्स एंड सेल्फ।
तो यदि आप अच्छी बिहेवियर को यार इंट्रैक्शन करना चाह रहे हैं तो हमेशा ये कोशिश करती है कि आप भी एडल्ट एज में रहिए, ईगो में, जहाँ पे आप लोगों की अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से समझाएं कि दैट जो भी आप कर रहे हैं वो सही है, और सामने वाला पर्सन भी एडल्ट ईगो में रहे कि जो हो रहा है वो भी सही है। यदि हम बेनिफिट्स की बात करते हैं ट्रांजिशन एनालिसिस के, तो ये क्या है, ह्यूमन बिहेवियर को समझने में मदद करती है। दूसरा, इसके थ्रू हमारी थिंकिंग पॉजिटिव हो जाती है। जो ट्रांजिशन एनालिसिस है ये आपसी रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करती है, और ये हमें ईगो स्टेट में लाने में मदद करती है, यानी चाइल्ड से पेरेंट या फिर एडल्ट ईगो में लाने की भी मदद करती है। ऐसे ही ट्रांजिशन एनालिसिस की वजह से आप लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं और खुद मोटिवेट होते हुए भी अपनी ह्यूमन नीड्स को कंप्लीट कर सकते हैं। और अंडर दिस ट्रांजिशन एनालिसिस हम किसी के लिए भी क्या है, खतरा नहीं है, थ्रेटेड नहीं है, क्योंकि हम सेल्फ इवेल्यूशन कर रहे हैं, हम दूसरे पर्सन का इवेल्यूशन नहीं कर रहे हैं। हम ये सोच रहे हैं कि हम खुद का इवेल्यूशन करें, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाएं। और सबसे आसान बात क्या है कि ये वेरी इजी टू अंडरस्टैंड है। तो आई होप बच्चों कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।